नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत एक देश, एक संविधान, फिर भी इतनी अलग-अलग आवाजों में क्यों बात करता है? आज हम इसी कमाल की पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं तो हैं क्यों? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1600 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये तो मतलब भाषाओं का एक पूरा का पूरा महासागर है जो सिर्फ एक देश के अंदर सिमटा हुआ है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हम किसी पूरे कॉन्टिनेंट की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ एक देश, भारत की कहानी है। तो सवाल तो बनता है कि आखिर ये भाषाई खजाना यहाँ बना कैसे? तो चलिए एक जासूस की तरह इन सवालों की तह तक चलते हैं। पता लगाते हैं कि भारत में ये भाषाएं पनपी कैसे और फिर सदियों के उतार चढ़ाव के बाद भी ये आज तक जिंदा कैसे हैं। देखिए, इस पहेली का जवाब आपको आज के भारत की पॉलिटिक्स में नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो छिपा है इसकी हजारों साल पुरानी सभ्यता की गहराइयों में। ये एक देश से कहीं ज्यादा एक जीती जागती कहानी है। तो हमारी इस पड़ताल का जो पहला सुराग है ना, वो जमीन में ही छिपा है, भारत का भूगोल। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन यहाँ के पहाड़ों, जंगलों और नदियों ने यहाँ की भाषाओं को गढ़ा है। जरा कल्पना कीजिए, उत्तर में हिमालय की वो ऊंची दीवारें, बीच में मध्य भारत के वो घने जंगल जहां से गुजरना मुश्किल था, और फिर वो लंबी लंबी तटरेखाएं। इन सब ने क्या किया? इन्होंने अलग अलग समुदायों को सदियों तक एक दूसरे से दूर रखा, मानो जैसे वो सब अपने अपने अलग अलग द्वीपों पर रह रहे हों। और देखिए, होता क्या है कि जब लोग हजारों साल तक एक दूसरे से ज्यादा मिलजुल नहीं पाते, तो उनकी बोलियां धीरे धीरे अपनी एक अलग पहचान बना लेती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही नदी से दो धाराएं निकलें और अलग अलग रास्तों पर बहकर पूरी तरह से अलग हो जाएं। ठीक ठीक वैसे ही यहाँ भाषाएं बनी। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे सुराख पर, समय। भारत की कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ भाषाएं कोई एक साथ नहीं आईं। नहीं, वो तो एक के ऊपर एक परतों की तरह जमती चली गईं, और हर परत की अपनी एक अलग कहानी है। अब देखिए ये परतें बनी कैसे। दक्षिण में पुरानी द्रविड़ भाषाएं अपने ही अंदाज में पनपी। उत्तर में संस्कृत ने कई नई भाषाओं को जन्म दिया, और इनके बीच में प्राकृत जैसी आम लोगों की भाषाएं फली फूलीं। पर सबसे कमाल की बात क्या थी, पता है? ये कि किसी भी नई परत ने पुरानी को मिटाया नहीं। सब एक साथ एक दूसरे के बगल में मौजूद रहीं। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक सवाल उठता है। जब मौर्य और मुगल जैसे इतने बड़े बड़े साम्राज्य आए, तो उन्होंने पूरे देश पर कोई एक भाषा क्यों नहीं थोपती? इसका जवाब जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सच तो ये है कि पुराने जमाने के शासकों का ध्यान सबसे ज्यादा किस पर था? पॉलिटिकल कंट्रोल पर, टैक्स वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और अपना साम्राज्य बढ़ाना। अब कोई आम गांव वाला अपने घर में कौन सी भाषा बोल रहा है, ये उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत बहुत नीचे था। और सिर्फ इतना ही नहीं, धर्म और व्यापार ने भी इन भाषाओं को और मजबूत कर दिया। संतों ने भगवान का संदेश लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाया। व्यापारियों को अपना माल बेचने के लिए अलग अलग बाजारों में कई भाषाएं सीखनी पड़ती थीं। तो मतलब भारत में कई भाषाएं जानना एक जरूरत थी, कोई शौक नहीं। चलिए अब कहानी में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं मॉडर्न टाइम में। आज़ादी के बाद भारत के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती खड़ी थी कि इन सैकड़ों अलग अलग भाषाओं को एक देश के धागे में पिरोया कैसे जाए। और यहाँ पर अंग्रेजों ने अनजाने में ही एक बड़ा दिलचस्प रोल निभाया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अंग्रेजी लागू की, पर आम लोगों की भाषाओं को उन्होंने छुआ तक नहीं। नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजी एक लिंक लैंग्वेज बन गई, जबकि जो स्थानीय भाषाएं थीं वो अपनी जड़ों पर और मजबूत होती गईं। आज़ादी के बाद भारत के नेताओं ने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो दुनिया में शायद ही कहीं और लिया गया हो। उन्होंने इस भाषाई विविधता को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे देश की नींव बनाया। राज्यों को भाषा के आधार पर दोबारा बनाया गया। इससे हर समुदाय को अपनी पहचान मिली और एक मजबूत सेंटर ने सबको एक साथ जोड़े रखा। और यहीं से भारत का वो मूल मंत्र निकला, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी, यानी एकता बिना एक रूपता के। मतलब एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि हम सब एक देश तो हो सकते हैं, लेकिन अपनी अलग अलग पहचान खोए बिना। हम एक हैं, पर एक जैसे बिल्कुल नहीं। तो हमने भूगोल,
समय और शासन, इन सारे सुरागों को इकट्ठा कर लिया है। अब चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर पूरी तस्वीर क्या बनती है। हाँ, ये बात सही है कि इतनी डाइवर्सिटी की अपनी चुनौतियां हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन इसके जो फायदे हैं, जो एडवांटेज हैं, वो कहीं ज्यादा बड़े हैं। इसी विविधता ने तो भारत को कल्चरली इतना रिच बनाया है और हर हाल में एडजस्ट करने की ताकत दी है। तो हमारे उस पहले सवाल का आखिरी जवाब क्या है? जवाब इन सब में छिपा है। भारत का हजारों साल पुराना होना, इसका अनोखा भूगोल, इसके शासकों का रवैया और आज़ादी के बाद के नेताओं की समझदारी। भारत ने कभी किसी एक भाषा को चुनने की कोशिश ही नहीं की, इसने तो सबको गले लगाया। जैसा कि ये बात कितनी खूबसूरती से कही गई है, भारत एक आवाज पर बना देश नहीं है, ये कई आवाजों पर बनी एक सभ्यता है जो एक साथ रहती हैं। और आखिर में यही सबसे जरूरी बात है, आवाजों का ये जो पूरा कोरस है ना, ये भारत की कोई कमजोरी नहीं है, ये तो इसकी